हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स। तो देखो, हमें बचपन से पता है कि फिजिक्स की एक हमारे मन में कुछ ना कुछ आइडिया डेवलप हुआ है फिजिक्स को लेके। तो आज हम देखेंगे कि क्या जो आइडिया हमारे माइंड में डेवलप है आज तक फिजिक्स को लेके, तो क्या वो आइडिया सही है हमारे मन में। क्या हम फिजिक्स का बस मतलब जानते हैं या फिजिक्स को हम सच में समझते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। तो हम आज के लेक्चर में यही बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है। तो इस लेक्चर में जो हमारा पहला सवाल है दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं, आपको ये मैं समझा सकूं कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है। तो हियर इज द आंसर। फिजिक्स क्या होता है? इट इज द फाइनल लॉजिक ऑफ ऑल साइंस। इसका क्या मतलब हुआ कि साइंस की कोई भी ब्रांच हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, या बायो मेडिकल साइंस बायोलॉजी हो। ठीक है। अगर आप इनका फाइनल लॉजिक केमिस्ट्री या बायोलॉजी का फाइनल लॉजिक की तरफ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो फिजिक्स से ही रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से केमिस्ट्री में बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो आप बॉन्डिंग में बोल सकते हो कि आयंस के कारण बॉन्डिंग हो रही है, आयनिक बॉन्ड हो रही है, कोवैलेंट बॉन्ड हो रही है। तो आखिर आयनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड बनती क्यों है? तो आप इनके जब फाइनल लॉजिक की तरफ जाओगे तो पता चलेगा कि यार कहीं ना कहीं चार्ज के बीच में इंटरेक्शन के कारण ये बॉन्ड हो रही है। एक चार्ज को दूसरे चार्ज के बारे में पता चलता है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिलता है, नेगेटिव को पॉजिटिव मिलता है। तो कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड भी ऐसे ही चार्ज में पोलराइजेशन वगैरह के कारण बनते हैं। तो कहीं पे भी अगर कोई भी साइंस हो, उसके अगर आप फाइनल लॉजिक की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे ना, जो उसका अल्टीमेट फाइनल लॉजिक होगा, जहां से जिसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, वो जो फाइनल लॉ होगा, वो लॉ हमारा क्या होगा? फिजिक्स का कोई ना कोई लॉ होगा। तो साइंस के जितने भी लॉजिक्स होते हैं ना, वो फिजिक्स के किसी ना किसी लॉ पे आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स उसको बोलते हैं ना जो फाइनली किसी भी साइंस को एक्सप्लेन करता हूँ। इनफैक्ट आप मेडिकल साइंस में देख लो, एक सिंपल सी बात। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास जाला है। ठीक है। तो ये किसी न किसी मीडियम में ट्रैवल करके जाला है। पहले मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे ही मेरा माइक रिसीव कर रहा है वेव के फॉर्म में एनर्जी को। ये फिर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये मेरा लैपटॉप तक जाला है, फिर जाके इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है, फिर आपके स्पीकर से निकल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सब प्रोसेस में बहुत सारी फिजिक्स इन्वॉल्व है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। ठीक है। फाइनली ये क्या होता है, हमारे जब ब्रेन इसको रिसीव करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही जाके कन्वर्ट होती है, और तब हमारे ब्रेन को पता चलता है, इलेक्ट्रिक पल्सेज जब हमारे ब्रेन के पास जाती है, तब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि मैंने क्या बोला है। तो अगर आप किसी भी साइंस के जो फाइनल लॉजिक की तरफ जैसे जैसे बढ़ोगे, वैसे ऐसे आपको पता चलेगा कि कहीं ना कोई फिजिक्स का लॉ ही है जो साइंस के पीछे का फाइनल लॉजिक है। उस फाइनली वो साइंस कहीं ना कहीं फिजिक्स से ही जाके एक्सप्लेन हो पाएगी। ठीक है। तो अब आगे हमारे मन में जो नेक्स्ट सवाल आना चाहिए, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? तो हम साइंस क्या होता है इस पे बात करने से पहले मैं एक आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये जो इंसान है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम, और शायद आज तक के सबसे ग्रेट फिजिक्स के टीचर हैं। इनका नाम है रिचर्ड पी फैनमैन। ठीक है। तो रिचर्ड पी फैनमैन जो है ना, वो आज तक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट और बेस्ट फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं। तो इनफैक्ट ये वन ऑफ द लास्ट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला हो। इनके बाद जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं उनमें से मैक्सिमम नोबेल प्राइज जो मिला है वो एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को मिला है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, इट डजेंट मैटर हाउ ब्यूटीफुल योर थ्योरी इज, इट डजेंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, इफ इट डजेंट एग्री विथ एक्सपेरिमेंट इट लॉन्ग। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप चाहे जितनी भी अच्छी थ्योरी बना लो, सुनने में कितनी काफी अच्छी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, बट अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर वो मैच नहीं करती हैं तो वो डेफिनेटली गलत है आपकी थ्योरी। ठीक है। अब मैं इसको थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसका आखिर मतलब क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्लाइड लेना चाहूंगा। ठीक है। तो अब हम इसके थोड़े मतलब की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, कोई भी आप थ्योरी बना लो, क्योंकि अगर साइंस से पहले की हम बात करें, जब साइंस नहीं थी,
तब भी थ्योरी तो थी ही, और लोग काफी लॉजिकल भी साउंड करते थे, काफी ब्यूटीफुल भी साउंड करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे बहुत ज्यादा नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, तो लोग क्या बोलते थे कि दुनिया में पाप बढ़ गया है, तुम्हारे गांव में या शहर में जहां पे भी रहते थे, लोग बोलते थे कि वहाँ पाप बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, तो ये डिजास्टर आ रहे हैं। तो आप देखो ये थ्योरी कितनी लॉजिकल है। पाप बढ़ा, लोगों ने देखा कि हाँ लोग पाप तो कर ले, बाढ़ आया, सही बात है। तो साइंस से पहले भी लॉजिक होते थे, और लॉजिक को काफी सही भी होते थे, मतलब आप उन पे क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट क्या वो साइंस था? क्योंकि जो चीज हो रहा है उसके पीछे लॉजिक भी है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है कि ऐसा किया तो बाढ़ आ रही है, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी इसको मैच कर रहा है। तो क्या ये सच में साइंस है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आपको इसके पीछे के बीच का डिफरेंस समझना होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हम कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, कंप्लीटली रिकवर किए भी नहीं है, ठीक है। तो लेट से क्या है ना कि जैसे कि आप देखे थे कोरोना के टाइम में बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं, वायरल हो रहे थे कि गांव की कुछ लेडीज कोरोना को भगवान मान के उनकी पूजा कर रही थी। तो अब लेट से हम लेते हैं कि ऐसे 10,000 लोग हैं, ठीक है। ऐसे कितने? 10,000 लोग हैं, ठीक है। 10,000 लोग वो है ना जो कोरोना की पूजा करते हैं, ठीक है। और 10,000 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की पूजा नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि उनमें से कितने लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए और कितने नहीं हुए, कितने लोग कोरोना से बीमार हुए और कितने नहीं हुए। तो हमने क्या पाया ना कि जो लोग कोरोना की पूजा करते थे उनमें से ना 50% लोग बीमार हुए और 50% बीमार नहीं हुए। तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि ये साइंस है? तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक और आपको डाटा बताना चाहूंगा। ये जो 10,000 लोग थे जो कोरोना को पूजा नहीं करते थे, इनमें से भी 50% बीमार हुए और 50% बीमार नहीं हुए। तो क्या ये साइंस है? द आंसर इज नो। क्योंकि जितने लोग पूजा करने पे बीमार हो रहे हैं उतने ही लोग पूजा नहीं करने पे भी बीमार हो रहे हैं। तो एक बस कोइंसिडेंस है कि पूजा करने वाले लोग 50% बीमार हो रहे हैं और 50% नहीं हो रहे हैं। अब देखो, जो अगर आज से पहले मान लो 500-600 साल पहले अगर ये सेम चीज हुआ रहता ना, तो लोग क्या बोल रहे होते हैं ना, इसके पीछे भी एक अच्छा सा लॉजिक दे दिए होते हैं कि पूजा करने वाले लोग जो बीमार हो रहे हैं, तो उनका इसका भी एक काफी अच्छा लॉजिक दे दिए होते हैं। लॉजिक क्या दे दिए होते हैं कि यार तुमने दिल से पूजा नहीं की इसलिए तुम बीमार हो गए। तो लॉजिक जो ये पहले जमाने के लोग होते थे जो साइंस को नहीं मानते थे, वो भी इतने इंटेलिजेंट होते थे कि इनके लॉजिक काफी हैवी हुआ करते थे। बट वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर मैच नहीं करेंगे तो उसको तब तक हम साइंस नहीं मानेंगे। अब एक सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में भी क्या है, 10,000 लोग हैं, ठीक है। अब की बार 90% लोग बीमार नहीं होते हैं जो कोरोना की पूजा करते हैं, और 10% ही बीमार होते हैं। माई क्वेश्चन इज कि अगेन ये क्या साइंस है? तो तब तक मैं इसको नहीं बोलूंगा जब तक मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या? हम फिर से 10,000 लोग लेते हैं, ठीक है, और हमें पता चलता है कि 90% अभी भी लोग बीमार नहीं होते हो रहे हैं और 10% अभी भी बीमार हो रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ये डेटा आया कि 90% बीमार नहीं हो रहे हैं और 10% बीमार हो रहे हैं, हम वैसे ही कह देंगे कि नहीं, ये साइंस नहीं है, ऐसा पूजा करना है साइंस नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं कोरोना की पूजा करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोरोना की पूजा करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, ये साइंस नहीं है। ऑलराइट, तो साइंस क्या होता है फिर? तो मैं आगे यही बात करने जा रहा हूँ कि साइंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि कोरोना के टाइम में एक मेडिसिन चली थी जिसकी काफी ज्यादा डिमांड थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन, ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम था ना। तो लेट्स से अगेन दो कैटेगरी हम बनाते हैं। एक ऐसे लोग जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लिया, और ऐसे लोग जिसने हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं लिया, जो भी नाम हो, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, ठीक है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं जिसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लिया है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं लिया है। तो लेट्स से वही 10,000 लोग हैं जिन्होंने लिया है, ठीक है।
और 10,000 लोग हैं जिन्होंने नहीं लिया है। ठीक है, 10,000 हो गया, 10,000। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया और क्या पाया ना कि जिन्होंने लिया है ना हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन, उनमें से 90% बीमार नहीं हुए और 10% बीमार हुए। और जिन्होंने नहीं लिया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसमें से 50% बीमार नहीं हुए और 50% बीमार हुए। अब यहाँ पे डेटा में काफी डिफरेंस आ रहा है। अब जिन्होंने लिया था और जिन्होंने नहीं लिया था उनमें 40% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसको एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है एंड दिस इज साइंस। इसको हम साइंस बोलेंगे। ठीक है, हम पहले साइंस नहीं बोल रहे थे क्योंकि जो लोग कोरोना की पूजा कर रहे थे वो भी उतने ही बीमार हो रहे थे, जो लोग कोरोना की पूजा नहीं कर रहे थे वो भी उतने ही बीमार हो रहे थे, तो उसको हम साइंस नहीं बोलेंगे। बट यहाँ पे जो हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं वो 90% बीमार नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं ले रहे वो 50% ही बीमार नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम साइंस बोलेंगे। और इट्स नॉट प्योर साइंस बट ये साइंस है। हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक है ये साइंस और प्योर साइंस का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना कि जब तक एक्सपेरिमेंट अगर आपके थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं, थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आपके थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं जब तक हो रहा है तब तक उसको हम साइंस नहीं बोलेंगे। अब पुराने जमाने में एक और मिथ चलती थी, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण लगने को मतलब बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जितने भी पुराने जमाने की कोई भी किताब पढ़ोगे, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, क्रिश्चियन की हो, सब में दुनिया खत्म होने का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया ना उसमें एक कॉमन बात लिखी होगी कि जब भी दुनिया खत्म होगी ना दिन में अंधेरा छा जाएगा। तो अगर आपने कभी सोलर इक्लिप्स को एक्सपीरियंस किया होगा तो जो दिन में अंधेरा छाता है वो काफी हॉरिबल होता है, काफी फियरफुल होता है। आपको मतलब दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, इतनी खतरनाक व्यू रहती है। पूरे बर्ड्स वापस जाने लगते हैं। आई थिंक आज से 6-7 साल पहले ऐसा सीन हुआ था, मॉर्निंग में सोलर इक्लिप्स हो गया था, मतलब काफी हॉरिफाइड सीन होता है। तो पुराने जमाने के लोग भी इंटेलिजेंट काफी होते थे, साइंस से पहले भी वो कैलकुलेट कर लेते थे कि सोलर इक्लिप्स कब होने वाला है, और 5-6 महीने पहले वो क्या बोलते थे कि देखो दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया, दुनिया खत्म होने वाली है। अब लोग पहले तो इग्नोर करते थे कि यार ऐसे ही फालतू में बातें कर रहा है, बट क्या होता था 5-6 महीने बाद इक्लिप्स आता था, पूरी तरह अंधेरा छा जाता था और बोलते थे कि देखा मैंने बोला था ना कि दुनिया में पाप बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, अब दुनिया खत्म होने वाली है। तो यहाँ पे लोग डर हो जाते थे। और मैं आपको बोलता हूँ ना, इंडिया में तो क्या किसी भी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीज कोई बिकता है ना तो डर का इलाज होता है। अब लोगों में डर बढ़ गया है, अब लोगों को जो बेचना चाहोगे ना वो लोग खरीदेंगे। तो ये जो इंटेलिजेंट लोगों ने क्या बोला ना कि अब दुनिया को खत्म करने का सॉल्यूशन भी इंटेलिजेंट लोगों से ही माना गया, जिन्होंने बोला था कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो समझदार लोग हैं, महान लोग हैं, उनको दान करो, पुण्य करो। तो अब समझदार लोग कौन है? ऑब्वियसली उनसे समझदार कौन हो जाएगा जिन्होंने बताया कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो इस तरीके से वो लोगों का फायदा उठाते थे। तो यहाँ पे देखो लॉजिक बहुत अच्छा है, आप देख लो लॉजिक बहुत अच्छा है, जिन्होंने बताया वो इंटेलिजेंट भी बहुत है। अगर रिचर्ड फैनमैन की अगर आपको कोट अभी तक याद हो, मैं फिर से स्लाइड में लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो लॉजिक बहुत अच्छा है, जो बता रहे हैं वो लोग इंटेलिजेंट है, स्मार्ट भी बहुत है, बट क्या उनकी डाटा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर ली है? नहीं। तो जब तक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से अगर कोई भी थ्योरी मैच नहीं करे तब तक हम उसको साइंस नहीं मानेंगे। ठीक है, वन मोर थिंग, मैथ्स का रोल ऑफ साइंस क्या है, साइंस में मैथ का क्या काम है? तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा बात बोलना चाहूंगा, लॉजिक विदाउट मैथ इज जस्ट अ फिलोसफी। तो जो मैथ्स का इंपॉर्टेंस होता है ना साइंस में, एक तो हमें डेटा चाहिए होता है, वो डेटा मैथ के फॉर्म में होगा। जैसे कि अभी मैं हमने 10,000 लोग लिए थे, 90% लिए थे, तो परसेंटेज क्या है? मैथ्स है। तो हमें इनपुट के लिए मैथ्स चाहिए, इनफैक्ट आउटपुट के लिए भी, आउटपुट भी जो हमें मिलेगा वो मैथ्स के टर्म में मिलेगा। तो जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा थ्योरी मैथमेटिकली प्रूफ नहीं होता है तब तक भी हम उसे साइंस कहेंगे। तो साइंस से ज्यादा एक फिलोसफी होगी बस। ठीक है, तो लॉजिक विदाउट मैथ इज जस्ट अ फिलोसफी। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्योर साइंस वर्सेस साइंस। ठीक है, तो हम बात करना चाहेंगे कि साइंस और प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि अभी मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट लिए थे
उसमें जो हमारा ट्रू वाले केसेज आ रहे थे, जैसे कि 10,000 लोगों को हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया था, तो उसमें से 90% ही रिकवर हो रहे थे। तो इसमें 90% आ रहे हैं ना, तो ये साइंस तो हम इसको बोलेंगे, लेकिन हम इसको प्योर साइंस नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट आपको पता हो तो जो मेडिकल साइंस है ना, मेडिकल साइंस में कभी भी कोई भी चीज 100% रिजल्ट नहीं देती है। आज तक शायद ही कोई मेडिसिन हो जो कि किसी भी डिजीज का 100% क्योर करता हो। तो मेडिकल साइंस 100% साइंस नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री 100% साइंस है, फिजिक्स 100% साइंस है, बट मेडिकल साइंस जो है 100% साइंस नहीं, क्योंकि उसमें कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में ना ट्रू वाली वैल्यू 100% नहीं आती है। जब भी ट्रू वाली वैल्यू 100% हो ना, तब हम उसको प्योर साइंस बोलेंगे। अब आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि सर केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन होता है, तो केमिस्ट्री प्योर साइंस कैसे हुई। तो मैं इसका लॉजिक आपको देना चाहूंगा। लॉजिक ये है ना कि बाबू, कि अगर आप केमिस्ट्री की हर एक्सेप्शन के पीछे का अगर लॉजिक ढूंढने जाओगे ना, तो हर एक्सेप्शन का लॉजिक मिलेगा। और एक्सेप्शन आपको लटा दिए जाते हैं क्योंकि आपके टीचर कहीं ना कहीं वो आपको एक्सप्लेन करने के कंडीशन में नहीं रहते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहते हैं, उनको पता भी हो तो। अगर केमिस्ट्री के हर एक्सेप्शन के पीछे का कोई ना कोई फिक्स लॉजिक होता है, और उसका जो फाइनल लॉजिक होता है, जैसा कि मैंने कहा किसी भी साइंस का जो फाइनल लॉजिक होता है वो फिजिक्स होता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो साइंस को समझना था। वंस आप साइंस को समझ जाए तो उसके पीछे का जो फाइनल लॉजिक होता है वही फिजिक्स होता है। तो आई होप मैंने साइंस आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आपको फिजिक्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। अनाउंसमेंट ये है कि अ, हम अप्रैल या मार्च के एंड से क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स के लिए कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ये कोर्स प्योरली फिजिक्स का कोर्स होगा, और इस कोर्स में आपको हर वो चीज मिलेगी जिसको आपको जेई हो, नीट हो, बोर्ड्स हो, हर किसी के हिसाब से यहाँ पे मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको यहाँ का फिजिक्स का कंटेंट जो मिलेगा वो आपको हर एग्जाम को कवर करते हुए चलेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम के हिसाब से वो कम नहीं होगा। तो अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के हर एक वर्ड को समझना चाहते हैं, हम इस कोर्स में बस आपको फिजिक्स के वर्ड्स बताएंगे नहीं, उनका मीनिंग बस बता के नहीं छोड़ेंगे। देखो यार, दो बातें होती हैं, एक आपको कोई वर्ड पता होता है, दूसरा कि आपको उसका मतलब पता होता है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं ना, आपको वर्ड बता के छोड़ देते हैं। मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको उस वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, मैं आपको फिजिक्स की हर वो लॉजिक को एक्सप्लेन करूंगा जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छे फिजिसिस्ट बनने के लिए। किसी भी फील्ड में जाए तो आपको फिजिक्स को समझ होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, या किसी भी साइंस बैकग्राउंड में जा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फिजिक्स को समझना। क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि फिजिक्स क्या होता है, फाइनल लॉजिक होता है किसी साइंस का। तो जब फाइनल लॉजिक ही नहीं आप समझोगे, तब तक उस सब्जेक्ट में आपको डेप्थ कैसे मिलेगा। तो मैं यहाँ आपको 11th 12th की फिजिक्स की हर एक वर्ड की हर एक अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप जब भी ये कोर्स स्टार्ट हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं कोर्स को लॉन्च करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके शेयर करें। और जब भी मेरा कोर्स स्टार्ट हो अप्रैल से, मैं एक और अनाउंसमेंट वीडियो बना दूंगा कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आप प्लीज वो कोर्स देखें, 2-4 लेक्चर ट्राई करें, आई आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो लेक्चर। मैं जिस ब्यूटीफुल तरीके से उसमें फिजिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो आपको बस मजा ही आ जाएगा फिजिक्स पढ़ के। मैं आपको लिख के देता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी ऐसा टीचर अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ऑफलाइन क्लासेज में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में, जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट में इस लेवल पे आपको फिजिक्स की कंटेंट नहीं मिलेगी जिस लेवल पे मैं पढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। मैं हर एक वर्ड का बहुत ही अच्छे से मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ तक अगर आपने मेरा लेक्चर देखा तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।